स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अपवर्तन की बात की थी। किसकी बात की थी? अपवर्तन। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी मैंने आपको कुछ अपवर्तन के बारे में बताया था कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्यों होता है और अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज हम दोबारा एक बार अपवर्तन की बात कर लेते हैं। देखो अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचित होती हुई एक माध्यम में संचित होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह प्रकाश की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आएगी बात? जब कोई भी प्रकाश की किरण है, ध्यान से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचित होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण है प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होना। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होना। इसके कारण प्रकाश की जो घटना उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? अपवर्तन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में ये बात? ठीक है। परावर्तन मैंने आपको बताया था, परावर्तन की घटना में जो प्रकाश है वापस जिस माध्यम से जा रहा है, जिस माध्यम में गति कर रहा है, पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर उसी में लौट आता है। लेकिन इस घटना में प्रकाश दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो जो प्रकाश की किरण है वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तन की घटना है वो दो प्रकार से देखी जाती है। कितने प्रकार से देखी जाती है? दो प्रकार से देखी जाती है। पहली जो घटना है मैंने लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। आप विरल माध्यम जानते हैं, सघन वायु विरल माध्यम है। ठीक है, वायु है वो कैसी माध्यम? विरल माध्यम है। और दूसरा माध्यम है जल हुआ तो कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। समझ में आई बात? विरल माध्यम को कहते हैं रेयर मीडियम। क्या कहते हैं? रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम। समझ में आई बात? विरल माध्यम को रेयर मीडियम कहते हैं और सघन माध्यम को कहते हैं डेंसर। क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब प्रकाश अपवर्तन की घटना को दो प्रकार से देखा गया है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो यहाँ मैंने दो माध्यम लिए हैं। ये माध्यम फर्स्ट है, ठीक है, और ये माध्यम लिया है मैंने विरल। कैसा माध्यम लिया है? विरल माध्यम लिया है। नीचे वाला जो माध्यम है वो माध्यम सेकंड है और ये लिया है मैंने सघन माध्यम। समझ में आई बात? ठीक है। तो जब प्रकाश की ये कोई प्रकाश की किरण हुई, जैसे ही ये प्रकाश की आपकी किरण है ये दूसरे माध्यम में, ये पृथक्कारी पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ये आपका है पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी, ये आपका जो पृष्ठ है ये कहलाएगा पृथक्कारी पृष्ठ। समझ में आई बात? ये दोनों माध्यमों को, सघन माध्यम को और विरल माध्यम को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। वैसे ये डॉट डॉट पर हम ऐसे जानी चाहिए थी। समझ में आई बात? ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं गई और इसका अपवर्तन हो गया और अपवर्तन हुआ तो ये अविलंब की ओर झुक गई। समझ में आई बात? अविलंब की ओर झुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होने के कारण ये जो प्रकाश किरण है ये अविलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। जो आपतित किरण है ये PQ नाम दिया है मैंने। जैसे ये आपतित हुई तो मैंने अविलंब खींच लिया। अविलंब आप जानते हैं जो नॉर्मल होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है। ये तल है तो इसके लंबवत क्या होगा? अविलंब होगा। तो ये तल हुआ, दोनों माध्यमों का तल हुआ, इसके लंबवत ये मैंने खींच लिया अविलंब। ठीक है। तो आप
किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ, आपतन कोण जो है यहाँ वो है आई। कौन सा है? आई। समझ में हुआ? जैसे ही दूसरे माध्यम में इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ तो पुनः अपवर्तित किरण, ये आपकी हुई अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं इसे? अपवर्तित किरण। ये आपकी जो किरण है ये है अपवर्तित किरण। तो जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब के साथ जितना कोण बनाएगी वो कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या हुआ? अपवर्तन कोण यहाँ हुआ अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल हुआ आर। कितना हुआ? आर। समझ में आई बात? तो यहाँ से ये घटना क्या है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि देखा जाए कि सघन माध्यम से और विरल में प्रवेश करे तो मेरे यहाँ लिखा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन तो होता है और वो अविलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। देखो यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ देखें तो जो कोण आई है वो आर से अपवर्तन कोण से क्या होगा? उसका मान अधिक होगा, इसलिए मैंने लिखा है कोण आई ग्रेटर देन कोण आर। समझ में आई बात? लेकिन यदि यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से कहाँ चली जाएगी? दूर चली जाएगी। समझ में आई बात? तो यहाँ कोण आर है वो आई से क्या होगा? बड़ा होगा। कोण अपवर्तन कोण ग्रेटर देन होगा कोण आई। समझ में आई बात? ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको बताया कितने प्रकार से हुआ? 2 प्रकार से हुआ। समझ में? अब जो अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना में कौन कौन सी चीज बदलती है और कौन कौन सी चीज नहीं बदलती है? हाँ बेटा, अपवर्तन की जो घटना है, परावर्तन घटना में बताया था कि केवल तीव्रता बदलती है। क्या बदलती है? तीव्रता बदलती है। कौन सी घटना में? परावर्तन की में। लेकिन जो अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना में केवल तरंगदैर्घ्य बदलती है। क्या बदलती है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य आप जानते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है तरंग के द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी। किसी भी प्रकाश के द्वारा प्रकाश के एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ यदि बात करें तो कौन सी चीज बदलेगी? तो देखो अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति के बारे में आप जानते हो। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? मैं पहले बता चुका हूं। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तरंग के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। तो अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। समझ में आई बात? लेकिन कोण बदलता है। तो लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या चीज? तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। क्या जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो जो अपवर्तन की घटना हुई उसमें केवल तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होगी, आवृत्ति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है। इसके आगे बात करते हैं हम कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो देखो अपवर्तन के नियम। तो इसके देखो नियम की बात करें, तो देखो अपवर्तन के नियम बात करें,
अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के मैंने आपको कल बताए थे, अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब एक तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही किसमें होते हैं? एक तल में होते हैं। ये जो नियम है यही परावर्तन का पहला नियम है और यही किसका नियम है? अपवर्तन का नियम है। समझ में आएगी बात? ठीक है। जो दूसरा नियम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा नियम है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ दूसरा नियम लिख देता हूँ। देखो दूसरा नियम क्या होता है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, किसके लिए? किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाए। आपतन कोण बेटा क्या था? आपतन कोण था आई। आपतन कोण क्या था? आई। और आई की ज्या का मतलब क्या होता है बेटा? ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। तो आपतन कोण की ज्या क्या हुई? आपतन कोण की ज्या हुई साइन आई। क्या हुई? साइन आई। समझ में आएगी बात? ठीक है। अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई एवं अपवर्तन कोण था बेटा आर। अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आर। ज्या का मतलब होता है साइन, कॉस ज्या का मतलब होता है कॉस और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो यहाँ आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। समझ में आएगी बात? कांस्टेंट मतलब आप समझते हो नियत बना रहता है। क्या बना रहता है? नियत बना रहता है। समझ में आएगी बात? ठीक है। दोबारा सुनिए एक बार। आपतन कोण की ज्या किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ये नियम कहलाता है अपवर्तन का नियम, द्वितीय नियम अपवर्तन का। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब जो ये कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं? ये जो कांस्टेंट आपके पास आया है इसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखो आपके पास अपवर्तन की जब घटना हुई तो कितने माध्यम थे? 2 माध्यम थे। कितने माध्यम थे? 2 माध्यम थे। ठीक है। तो मैंने ये 2 माध्यम बनाए और ये माध्यम फर्स्ट है और ये दे दिया नाम माध्यम सेकंड नाम दे दिया। समझ में आई बात? ये कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ मैंने अभिलंब खींचा और इसका अपवर्तन हो गया। समझ में आई बात? वो विरल माध्यम है और नीचे वाला कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक है। तो ये आपतन कोण बनाया आई, यहाँ अपवर्तन कोण बना आ। ठीक है। तो इसका मान लिया प्रत्येक जो माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। मान लिया इसका अपवर्तनांक है n1। कितना है? n1। अपवर्तनांक होता क्या है इसके बारे में यदि आप सुने तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का एक गुण है। किसी भी माध्यम का क्या एक गुण है जो ये बताएगा कि माध्यम सघन है या माध्यम विरल है। समझ में नहीं बात? ठीक है। किसी भी माध्यम का गुण, एक विशेष गुण जो क्या बताएगा? माध्यम सघन है या माध्यम विरल है। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। अपवर्तनांक को बेटा व्यक्त करते हैं n से। किसे व्यक्त करते हैं? n से। n से भी करते हैं और म्यू से भी करते हैं। किसे करते हैं? म्यू से। तो यहाँ 2 माध्यम हैं और मैंने
अलग होता है। प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग होता है। वायु या हवा के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। ठीक है। जल के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। कितना होता है? 1.33, आपको याद रखने की। और कांच के लिए होता है, कांच के लिए अपवर्तनांक होता है 1.53। कितना होता है? 1.53, 1.53। समझ में आई बात? तो आपको जब विशेषकर क्वेश्चनों के लिए तीन पदार्थों का अपवर्तनांक याद रखने हैं। कौन कौन से? वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। समझ में आई बात? ठीक है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33। ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.53। अपवर्तनांक में बता चुका हूं, अपवर्तनांक है क्या? किसी भी माध्यम का गुण है। क्या है? किसी भी माध्यम का गुण है, जो बता रहा है कि माध्यम सघन है या माध्यम विरल है। तो बेटा यहां मैंने अपवर्तनांक में 2 माध्यम हुए, 2 माध्यम के अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे। ठीक है। और अपवर्तन की घटना होती तब है जब माध्यमों के अपवर्तनांक क्या हो? अलग अलग हो। जब माध्यमों के अपवर्तनांक परिवर्तित हो तो ही अपवर्तन की घटना होगी। समझ में आई बात? तो इसका मैंने अपवर्तनांक मान लिया n1 और इसका मान लिया मैंने n2। ठीक है। तो यहाँ हमारी जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में प्रवेश करती है। तो जो कांस्टेंट का मान यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इस कांस्टेंट का मान क्या आएगा? इस कांस्टेंट का मान आता है, इस कांस्टेंट का मान आता है sin i अपॉन में sin r बराबर में n21। समझ में आई बात? n21 का मतलब क्या है? आपकी जो प्रकाश की किरण है माध्यम 1 से 2 में जाती है। आपकी जो प्रकाश की किरण है माध्यम 1 से 2 में जा रही है। और यदि 2 से 1 में आती तो यहाँ लिखते हैं n12। तो यहाँ 1 से 2 में आ रही है, मतलब अपवर्तन कौन से माध्यम में हो रहा है? दूसरे माध्यम में हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये है माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है। जो पीछे वाला है उसके सापेक्ष और जो आगे वाला है उसका अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, आपको बता देता हूं एक बार कि n21 आपको लिखना n21। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आई बात? इसका मतलब है माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम सेकंड का अपवर्तन। अब इसको यदि मैं आगे लिखूं तो देखो आगे कैसे लिखूंगा। ये जो आया है ये कब आया है? जब हमारी प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो अपने पास ये आपको प्राप्त हो गया। इसको यदि मैं आगे लिखूं तो sin i बटे में sin r बराबर n2 बटे में n1, n2 बटे में n21 को लिख सकता हूं मैं n2 बटे में n1। इसका मतलब है जिस माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है। तो जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और जिसका निकालते हैं उसे कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। सिंपल सी बात आप याद रखें, जिस माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक नीचे लिखा। ठीक है। और जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसको कहां लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे। समझ में आई बात? कोई समस्या किसी को कोई समस्या है? समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। और n1, n2 फर्स्ट व
सेकंड माध्यम के अपवर्तनांक हैं, n1 n2 क्या है, फर्स्ट और सेकंड माध्यम के क्या है, अपवर्तनांक हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये कब लिखा मैंने, कब लिखा जाएगा ये, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो जो कांस्टेंट आया स्नेल के नियम में, उस कांस्टेंट का मान है n21, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। समझ में आएगी बात? कोई समस्या किसी को? समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो हाँ भाई, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक स्नेल का नियम, ठीक है। अच्छा, यदि आप आगे बात करें तो आगे यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, यदि इसका क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, जैसा कि देखो मैं बता रहा हूं कि अपने पास ये जो मान है ये आया है n21 का, तो n21 बराबर में है n2 बटे में n1। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो मैं n2 अपॉन में n1 है, अब मैं इसको उल्टा नीचे ले जाऊं इसको, तो n21 बराबर में यहाँ लिख दूंगा 8 बटे में n1, और इसको इसके नीचे बटे ले जाऊं तो n2। ये क्या है, माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। ये क्या है पूरा, माध्यम दो के सापेक्ष, नीचे वाले के सापेक्ष, मैंने पहले बताया नीचे वाले के सापेक्ष होता है, ऊपर वाले का अपवर्तनांक होता है। तो ये हुआ माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं n21, ठीक है, बराबर में यहाँ लिख सकता हूं 1 बटे में n12। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है? मैंने इसको लिख दिया, मैंने इस चीज को लिखा है। देखो मैं इसको नीचे ले गया, n1 के नीचे ले गया n2, ठीक है, तो n1 बटे n2। अब उल्टा हो गया, अब यहाँ इसका मतलब क्या है, प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो मैंने इस पूरे के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ n1 बटे में n2, इसका 2 के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, इसमें लिख सकता हूँ मैं n12, 2 के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, और यहाँ लिख दिया मैंने इस जगह पे। तो अपने पास ये आया फाइनली n21, अपने पास आया n21 बराबर में 1 बटे में n12। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n21, ठीक है, n2 में n12 बराबर में 1, ये आपके पास संबंध हो जाएगा। समझ में आई बात? ये आपके पास क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ठीक है। कितने भी माध्यम दे ले आपको, ठीक है, ऐसे इसके साथ इसका इसके, तो सबका गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो बात हुई अपवर्तन के नियम की, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, टेक्निकल परिभाषा क्या होगी। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के बारे में एक बार दोबारा सुने। एक परिभाषा पूछी जाती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक परिभाषा पूछी जाती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का क्या कहलाता है, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में नहीं हुआ, ठीक है।
दोबारा सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसे उस माध्यम का क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक होता है बताओ, अपवर्तनांक n बराबर लेता हूं मैं, अपवर्तनांक का n से व्यक्त किया था। अपवर्तनांक की सूत्र होता है अपवर्तनांक का, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपूर्ण माध्यम में प्रकाश का वेग। समझ में? निर्वात में प्रकाश का वेग अपूर्ण माध्यम में प्रकाश का वेग, ये होती है, किसकी बराबर होती है? निर्वात में प्रकाश का वेग अपूर्ण माध्यम में प्रकाश का वेग किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो n बराबर में निर्वात में प्रकाश का वेग c वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, और इसमें मान लिया b, कितना मान लिया? माध्यम में कितना वेग मान लिया? b। ठीक है, c का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात? तो ये होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक निर्भर किस पे करता है? अपवर्तनांक निर्भर किस पे करता है? अपवर्तनांक की यदि निर्भरता देखें, अपवर्तनांक की यदि निर्भरता देखें तो अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति एवं किस पे? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक है वो किस पर करता है? माध्यम की प्रकृति एवं तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो ये बात हुई अपवर्तनांक की। ठीक है, तो अपवर्तनांक से संबंधित में क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन देखें जो अपवर्तनांक से संबंधित है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाँ भाई क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है, समझो इसको क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 4/3 व 3/2 हैं। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक
ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से, यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। तो भैया जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? प्रकाश की किरण जल में प्रवेश कर रही है। किससे? कांच से। कांच में, कांच से तो ऊपर का माध्यम क्या हुआ? कांच माध्यम फर्स्ट हुआ, ठीक है, और नीचे का माध्यम कौन सा हुआ? जल। समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात है, ये माध्यम फर्स्ट हुआ तो इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया कितना? गिलास का तो Mg, गिलास का मान लिया, गिलास कांच Mg, और इसका मान लिया मैंने Nw। कितना मान लिया? Nw। तो आपको निकालना किसका है? जल का, ठीक है। कहां प्रवेश कर रही है? जल में। तो जल का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो सूत्र क्या बन जाएगा भैया? तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला तो कांच के सापेक्ष। तो मैं इसको लिख सकता हूं, निकालना जल का है तो N, ठीक है, किसके? G और W। समझ में बात? ठीक है, एक मिनट। WG किसके सापेक्ष? गिलास, गिलास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक निकालना है। तो जिसका निकालना है उसे क्या लिख देंगे? ऊपर Nw, जिसके सापेक्ष निकालना है उसे क्या लिख देंगे? नीचे Ng। कोई समस्या है क्या? ठीक है, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, जल का अपवर्तनांक दे रखा है Nw बराबर कितना दे रखा है? 4/3। समझ गई बात? ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है Ng, कितना दे रखा है? 3/2। एक बार दोबारा देखो, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है। कहां जा रही है? कांच से जल में जा रही है। आपको किसका निकालना है? जल का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष। तो मैं लिखा Nwg, गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक, गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक जिसका निकाल रहे हैं उसे ऊपर लिख दो, जल का निकाल Nw बटे में Nw दे रखा है 4/3, ठीक है, और ये दे रखा है 3/2। तो देखो यहाँ आ जाएगा Nwg बराबर में इसका मान 4/3 और इसके बटे में जाएगा तो बच जाएगा ऊपर बटे में। तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया भैया 8/9। और जो अपवर्तनांक है वो मात्रकहीन होता है। कैसा होता है? मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। समझ में आएगी बात? इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ भाई, आगे देखें तो अपवर्तन का कारण आपको पता चल गया। अपवर्तन का कारण है प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब जो घटनाएं हैं प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, अपवर्तन पर आधारित
घटना है। जो पहली घटना है अपवर्तन पर आधारित, वो है पहली घटना तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, समझ में आई बात? हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? अपवर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। तारे बहुत दूर हैं, जब तारों से प्रकाश पृथ्वी सतह पर आता है, ठीक है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न परतों से गुजरता है। समझ में आई बात? ठीक है, जब स्टार से यह पृथ्वी हुई, ठीक है, और यहाँ स्टार हुआ कोई, ठीक है, तो तारा हुआ, तो जब ये प्रकाश आएगा तो ये बहुत सारी क्षोभ मंडल, आयनमंडल, समताप मंडल, आप जानते हैं, बहुत सारी परतों से गुजरेगा और प्रत्येक परत का घनत्व अलग होता है। जब उसका घनत्व अलग होता है, घनत्व बदलता रहता है। जब घनत्व बदलता है तो अपवर्तनांक बदलता है। क्या बदलता है? अपवर्तनांक बदलता है। और जब अपवर्तनांक बदलता है तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो हम प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर, जो तारों का प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर एक निश्चित बिंदु पर नहीं बन पाता है। समझ में बात? ठीक है, इसलिए हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आई बात? दोबारा सुनने के बाद ध्यान से, कि मैंने बताया आपको कि तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। जब तारों से प्रकाश पृथ्वी सतह पर पहुंचता है, ठीक है, तो वह विभिन्न परतों से गुजरता है, जिससे घनत्व में उतार चढ़ाव होता है। कभी घनत्व ज्यादा, कभी घनत्व कम। जब घनत्व में उतार चढ़ाव होता है तो क्या होता है? अपवर्तनांक बदलता है। और अब जब अपवर्तनांक बदलेगा तो उस प्रकाश की किरण का बार बार अपवर्तन होता है। जब बार बार अपवर्तन होता है तो हमारे रेटिना पर जो तारा है उसका एक निश्चित बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनता रहता है, जिससे तारे हमको क्या दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये इसका पहला था एग्जाम्पल। अब दूसरा आप देखें, समझ में आई होगी बात सबके? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सूर्योदय व सूर्यास्त। सूर्योदय व सूर्यास्त बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। होता क्या है कि जो सूर्य है उदय होने से, वास्तविक उदय होने से कुछ पहले दिखाई दे जाता है और अस्त होने के कुछ समय बाद तक भी दिखाई देता है। ये जो घटना है ये अपवर्तन की है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। जो सूर्य है उदय होने से कुछ समय पहले दिखाई जाता है, ठीक है, और अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देता है। ये जो घटना है ये अपवर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित है। समझ में आई बात? होता क्यों है ऐसा? देखो क्या होता है कि ये हमारे पास पृथ्वी हुई, ये पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी हुई, ठीक है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी का क्षैतिज हुआ, क्षैतिज। समझ में आई बात? ठीक है, यहां सूर्य है अपनी वास्तविक पोजीशन पर। कहां है? अपनी वास्तविक पोजीशन एस पर सूर्य है। तो जब सूर्य, यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, पृथ्वी सतह पर कोई व्यक्ति क्या है? खड़ा हुआ है। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो जो पृथ्वी सतह है वहां पर अधिक वायु पाई जाती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जब वहां बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं तो पृथ्वी सतह पर घनत्व अधिक होता
होता है, पृथ्वी सतह पर घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो जब घनत्व अधिक होता है तो पृथ्वी सतह पर यहाँ बन जाता है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बन जाता है, सघन माध्यम। लेकिन बाहर कौन सा माध्यम होता है, बाहर होता है भैया विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, तो वे क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। समझ में आई बात। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, तो उनका अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो वो बार बार अवलंब की ओर झुकती है, बार बार क्या होता है, अवलंब की ओर झुकती है। समझ में आई बात। ठीक है, क्षैतिज से नीचे है अपना सूर्य, ये रहा क्षैतिज से नीचे, क्षैतिज के पास सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी, क्योंकि पृथ्वी सतह पे घनत्व क्या है, ज्यादा है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वो अवलंब की ओर झुकेंगी, अवलंब की ओर क्या होंगी, झुकेंगी। और जब अवलंब की ओर झुकेंगी तो यदि देखा जाए तो जो सूर्य है वो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। कहां विस्थापित हो जाएगा, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। समझ में आई बात। कितने डिग्री, 1/2 डिग्री अपनी स्थिति से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसलिए हमें अब उसकी वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देकर कहां दिखाई देगा, आभासी स्थिति पर। कौन सी स्थिति है ये, आभासी स्थिति पर दिखाई देगा। ये कौन सी स्थिति है, वास्तविक। कौन सी है, वास्तविक। रियलिटी में तो सूर्य यहाँ है, लेकिन वर्चुअलिटी में क्या दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो लिखना क्या है आपको, लिखना क्या है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण अपवर्तन है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी, पृथ्वी सतह पर गैसें अधिक होती हैं, इसलिए सघन माध्यम होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अवलंब की ओर झुक जाती हैं, जिससे जो सूर्य है अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ये जो घटना हुई है, उदय होने हुई है, ऐसा ही कब होता है, जब क्षैतिज के नीचे जाता है, अस्त होता है। समझ में आएगी बात। ठीक है, ये क्षैतिज से ऊपर आ रहा है सूर्य, जब अस्त होगा तो क्षैतिज के नीचे जाएगा, तो क्षैतिज के नीचे जाता है। फिर भी यही घटना होती है सेम टू सेम अपवर्तन की। फिर भी 2 मिनट, मतलब आधा डिग्री विस्थापित का मतलब है 2 मिनट तक दिखाई देगा। कितने मिनट तक दिखाई देगा, 2 मिनट तक दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 मिनट तो सूर्य उदय होने से पहले दिखाई दे जाता है, और अस्त होने के बाद भी कितने मिनट तक दिखाई देता है, 2 मिनट तक। आधा डिग्री तो अब विस्थापन हो गया, और अस्त होने पर आधा डिग्री और हो जाता है, तो टोटल कितना विस्थापन हो जाता है, 1 डिग्री का विस्थापन हो जाता है। कितना विस्थापन हो जाता है, 1 डिग्री का। और 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। समझ में आनी बात। ठीक है, तो ये है आपका सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देता। ये दूसरी घटना है। तीसरी घटना देखते हैं अभी। तीसरी घटना है पार्श्व विस्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल, माइनर प्रैक्टिकल भी है आपका, ये माइनर प्रैक्टिकल और है आपका। ठीक है, पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन या इसे कहते हैं स्लैब, या स्लैब कहते हैं कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन। पार्श्व विस्थापन की घटना कहते हैं या
स्लैब द्वारा अपवर्तन। स्लैब क्या होती है? कांच की सिल्ली, आयताकार आकृति कोई भी। तो बेटा देखो ये आयताकार आकृति भी बनाई, ये कोई आयताकार आकृति हुई, कांच की आयताकार आकृति हुई है, ठीक है, ये कांच की आयताकार आकृति हुई। इसका नाम दे दिया मैंने, और इसका नाम मैंने दे दिया है, और इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी और डी। समझ में बात? कोई कांच की आयताकार आकृति है उसे स्लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैब कहते हैं, या कांच की सिल्ली कहते हैं। उससे अपवर्तन दर्शाना है और उस घटना को कहेंगे पार्श्व विस्थापन। क्या कहेंगे? पार्श्व। तो मैंने ये कांच की सिल्ली ली, ये कांच की सिल्ली हुई है, कांच की कोई आयताकार आकृति है और इसे हम बोलते हैं कांच की सिल्ली। क्या बोलते हैं? कांच की सिल्ली, ठीक है, कांच की सिल्ली या फिर स्लैब, कांच की सिल्ली या फिर स्लैब, ठीक है। तो देखो इससे अपवर्तन कैसे होता है? यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, यहां मैंने अविलंब खींच लिया, ये ऐसे झुक गई, सघन माध्यम में प्रवेश की, यहाँ कोण बनाया इसने आई, यहाँ बनाया कोण R1, यहाँ बनाया कोण R2 और यहाँ कोण बनाया E, ठीक है। ये आपतित किरण हुई, आपतित किरण, ये निर्गत किरण हुई। इसको मैंने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया तो ये कैसे जाती? ऐसे जाती। देखो होता क्या है पार्श्व, जब प्रकाश की किरण का दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है। अब दो पृष्ठों से अपवर्तन कैसे होगा? वायु से कांच में और कांच से वायु में। जब किसी प्रकाश की किरण का दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है, वायु में, वायु से कांच में, तो यहाँ कोई प्रकाश की किरण में नाम दे दिया P, यहाँ नाम दे दिया Q, यहाँ नाम दे दिया R, यहाँ नाम दे दिया S। PQ कोई प्रकाश की किरण है, वायु है, और ये कांच है। क्या है? ये कांच है, ठीक है। तो ये वायु हुई, बाहर भी क्या हुई? वायु हुई, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण का दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है, वायु से कांच में और कांच से वायु में, तो देखो यहाँ एक बार अपवर्तन हुआ वायु से कांच में, तो विरल से सघन में गई, तो अवलंब की ओर झुक गई। समझ में आई बात? और यहाँ आपतन कोण बनाया I, अपवर्तन कोण बनाया R1, ठीक है। जैसे ही दूसरे पृष्ठ पे आपतित हुई तो अब इसका पुनः अपवर्तन हुआ। अब ये सघन से कहाँ जा रही है? विरल में, तो ये अविलंब से क्या आगे दूर। इसने यहाँ आपतन कोण बनाया R2 माना और यहाँ निर्गत कोण बनाया E। समझ में आई बात? तो मैंने आपको बताया कि जब दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का, तो क्या होता है इस घटना में? कब, कैसे कैसे? वायु से कांच में और कांच से वायु में। तो जो निर्गत किरण होती है वो आपतित किरण, ये आपतित किरण PQ, उसको आगे जो बढ़ा दिया। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों ही समांतर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? समांतर प्राप्त होती है। समझ में आई बात? ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की किरण का दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है, वायु से कांच में और कांच से वायु में, तो आपतित किरण, जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण कौन सी है? RS। आपतित किरण को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। आपतित किरण की कैसे प्राप्त होती है? समांतर प्राप्त होती है। लेकिन आपतित किरण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? आपतित किरण के सापेक्ष
कैसे पीछे हट जाती है, क्या हट जाती है, पीछे हट जाती है। इस घटना को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं इसे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आई बात, दोबारा सुनो एक बार। जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन दो पृष्ठों से होता है, वायु से कांच में और कांच से वायु में, तो निर्गत किरण आरएस थी, वो आपतित किरण को आगे बढ़ा लिया डॉट डॉट करके, तो दोनों कैसी प्राप्त होती हैं, समांतर प्राप्त होती हैं। लेकिन जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण के सापेक्ष थोड़ी सी पीछे हट जाती है, ये घटना कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। समझ में आई बात, ठीक है। इस घटना में कोण आई बराबर होता है कोण ई, कोण R1 बराबर होता है कोण R2। समझ में आई बात, ठीक है। बाहर वाले दोनों कोण बराबर होते हैं और अंदर वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। ये आपकी घटना कहलाती है पार्श्विक विस्थापन, या फिर कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन या स्लैब द्वारा अपवर्तन। समझ में आई बात। ABCD एक कांच की स्लैब है जिस पर आपतित किरण PQ है, जिसका अपवर्तन होने पर अपवर्तित किरण QR प्राप्त होती है। इस QR का पुनः अपवर्तन होता है और निर्गत किरण RS प्राप्त होती है। निर्गत किरण RS आपतित किरण को आगे बढ़ाया तो दोनों समांतर प्राप्त हुई, लेकिन निर्गत आपतित किरण के सापेक्ष थोड़ी सी पार्श्व विस्थापित हो जाती है। यह घटना कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। इस घटना में आपतन कोण I बराबर होता है निर्गत कोण E के, ये हमेशा बराबर आते हैं, ठीक है। अंदर वाले जो कोण हैं R1 R2 वो भी बराबर आते हैं। समझ में आई बात, ये घटना है कांच की सिल्ली द्वारा, ठीक है। अगली जो घटना है वो आपको कल बताई जाएगी, और घटना है किसी सिक्के, किसी बाल्टी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या भरी पानी से भरी बाल्टी का पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। समझ में नहीं बात। आज के लिए बस इतना ही, कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बची है घटना, उसको पढ़ा के अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन। समझ में नहीं बात, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़े आप, नोट्स डाल दिए जाएंगे। समझ में नहीं बात, ठीक है। धन्यवाद।